मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। नंबर सिस्टम 2023 सीसेट में पूछे हुए सारे सवालों का डिस्कशन मैं आज करा रहा हूं। 2023 में सीसेट में जितने भी नंबर सिस्टम के सवाल पूछे गए मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ मैं डिस्कस करा रहा हूं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सीसेट की तैयारी हमसे करना चाह रहे हैं, हमारे मेथड्स के थ्रू आप चीजें अच्छे से समझना चाह रहे हैं, प्रॉपर वे में मात्र 40 से 50 घंटे में पूरा मैथ करना चाहते हैं और 120 घंटे में लगभग पूरा सीसेट तैयार करना चाहते हैं, जिसमें रीजनिंग पीयूष वार्ष्णेय सर पढ़ाएंगे, मैथ मैं पूरा पढ़ाऊंगा और मेरे बच्चे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट सत्येंद्र तिवारी सर। तो आप सभी का इस बैच में भी स्वागत रहेगा। और अब आते हैं 2023 नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस पर। मेरे बच्चे, सीसेट 2023 का सवाल है। सवाल ने कहा कि इस नंबर को, इस एक्सप्रेशन को 100 से भाग दे तो शेषफल क्या रहेगा। तो देखिए यार, मेरे बच्चे, जब इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि 5 से ये कटेगा। 100 के टुकड़े होते हैं 5 गुना 5 गुना 4, और 5 से ये एक फैक्टर कटेगा, और 4 से मेरे बच्चे 4 से ये फैक्टर कटेगा। इसका मतलब ये 100 पूरे का पूरा पूरी तरह से कट जाएगा। अगर पूरी तरह कट जाएगा तो शेषफल आएगा मेरे प्यारे बच्चों 0। पहला तरीका। अब दूसरा तरीका भी समझिए मेरे बच्चे। 10 कैसे बनता है? तो सर 10 बनता है 2 और 5 के प्रोडक्ट से। तो आपने यहां पे एक चीज नोटिस करी कि 5 एक बार यहां आ रहा है, 5 एक बार यहां आ रहा है, यानी 5 आ रहा है 2 बार। और 96 में 2 जो है वो 2 बार से ज्यादा बार आ रहा है। तो यानी 5 तो 2 बार आ रहा है और 2 बहुत बार आने लग रहा है ना। तो मिनिमम वाला था। वैसे आ कितनी बार रहा है इसमें? 32 3 96 5 बार। तो मेरे बच्चे कितनी जीरो बनेंगी? मिनिमम पावर वाली, यानी 2 जीरो बनेंगी। तो इसका मतलब आखिर में 2 जीरो बनेंगी, तो 2 जीरो से कट जाएगा, यानी शेषफल होगा 0। एक बात वैसे भी ध्यान रखिए, जब भी मेरे बच्चे ऐसा सवाल हो कि 5 8 बार हो और 2 20 बार हो, और मैं सवाल में पूछूं कि लास्ट में कितनी ट्रेलिंग जीरो होंगी, तो उसका तरीका होता है जो नंबर कम बार आया है उतनी जीरो, यानी 8। अगर ऐसे हो कि 5 8 बार हो और 2 3 बार हो, तो कितनी ट्रेलिंग जीरो होंगी? 3, यानी इन्हें प्रोडक्ट करने पे आखिर में 3 जीरो आएंगे। आइए मेरे बच्चे, सवाल में पूछ रहा है, सीसेट 2023 का सवाल है, कहता है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द बिलो एक्सप्रेशन। नीचे लिखे हुए एक्सप्रेशन की इकाई का अंक क्या होगा। तो मेरे बच्चे, इकाई का अंक निकालने के लिए हमें ये देखना होता है कि जो पावर है इसे 4 से भाग दें तो क्या बचता है। तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा। 4 से भाग देंगे, मैं यहां लिख देता हूं, 9 गुना 7 गुना 5 गुना 3 गुना 1। या इसको दोबारा लेते हैं। देखिए मेरे बच्चे, सीसेट 2023 का सवाल है, पूछा यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए जो पावर है उसे 4 से डिवाइड करना होगा। पावर है 9, इसे मेरे बच्चे 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, 1 बचा। 4 2 जा 8, -1 रिमाइंडर आया। 4 1 जा 1, 4 +1 आया। इसे डिवाइड करेंगे, -1 रिमाइंडर आया, और इसे डिवाइड करेंगे +1। तो इनटू करोगे तो रिमाइंडर आया +1। इसका मतलब इस कंप्लीट पावर को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आया, और अगर रिमाइंडर 1 आया तो 2 की पावर 1, यानी यूनिट डिजिट 2 रेज़ टू पावर n, यानी 2 होगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि कोई नंबर है ए बी सी, 3 अंकों की संख्या है, और एक और नंबर है डी ई एफ। इन दोनों ही नंबर को आपस में जोड़ा तो रिजल्ट आया 1 1 1 1। ये मेरे प्यारे बच्चों परिणाम आया। और सवाल में कह रहा है ए बी सी डी ई एफ, ये 6 के 6 डिजिट जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, आपस में इनका कोई मेल नहीं है। तो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात समझना कि इन दोनों का जोड़ 1 आना चाहिए। एक तरीका ये कि एक को 0 ले लो, एक को 1 ले लो, लेकिन सवाल ने खुद ही कहा कि शून्येतर है, यानी नॉन जीरो नंबर है, यानी जीरो कोई भी नहीं हो सकता। अगर जीरो कोई नहीं हो सकता तो हर हाल में सी प्लस एफ का जो जोड़ रहा होगा वो मेरे बच्चे 11 बना होगा। तो 1 लिखा होगा, 1 हासिल है, तो सी और एफ का जोड़ आया होगा मेरे बच्चे 11। 11 1 हासिल आके यहां आ गई। तो मेरे बच्चे बी और ई का जोड़ हर हाल में क्या बना होगा? 10, तभी तो 10 में 1 जोड़ा 11, 1 हासिल आ गई। तो बी और ई का जोड़ आया होगा 10, ये आया होगा 10। अब मेरे बच्चे 1 हासिल यहां ली,
तो ए और डी का जोड़ भी मेरे बच्चे क्या आया होगा 10, तभी तो 10 में एक जोड़ के 11 है, तो ए प्लस डी का जोड़ भी मेरे बच्चे आया होगा 10। तो मेरा आंसर आया 31, यानी इन सारे डिजिट्स का जोड़ मेरे प्यारे बच्चों 31 होगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि डी एक 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इस संख्या के अंकों का योगफल से अनुपात लघुत्तम। कहता है जो नंबर है उसका और इसके डिजिट के सम का जो रेशियो मिनिमम होना चाहिए। तो मेरे बच्चे, कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी से छोटी तभी होगी जब ऊपर तो स्मॉलेस्ट वैल्यू और नीचे लार्जेस्ट वैल्यू, नीचे बड़ी से बड़ी, ऊपर छोटी से छोटी। तो मेरे बच्चे एक बात था ना, नीचे अंकों का जोड़ बड़े से बड़ा कब हो सकता है? जब संख्या लेनी हो 999, यानी जोड़ आएगा 27। 27 से बड़ा डिजिट का सम नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ये स्मॉलेस्ट लेनी है, लेकिन अगर मैं 999 यूज करूंगा तो ये स्मॉलेस्ट कहां बनी मेरे बच्चे? आपने कहा ठीक बात है। अब एक काम यहां दौड़ाओ कि मुझे अंकों का जोड़ तो बड़ा चाहिए लेकिन संख्या छोटी चाहिए। तो मैं इस 9 को हटा के 1 लिख दूंगा तो क्या संख्या बहुत छोटी हो पाई? आपका जवाब है नहीं। इस 9 को हटा के 1 लिख दूंगा तो संख्या छोटी होगी? नहीं। आप कहेंगे सर संख्या अगर छोटी करनी है ना तो इस 9 को हटा के 1 कर दोगे तो एटलीस्ट 2 9 तो आएगा ही आएगा, और फिर यह संख्या बहुत छोटी हो जाएगी। 9 9 18 और 1 19। तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा 199/19 में सबसे छोटा आ जाएगा। इसके अलावा आप कुछ भी चेंज करेंगे ना, यार भाई मुझे यहां मैक्सिमम जोड़ चाहिए नीचे, तो 9 और 9 18 तो मैं लूंगा ही लूंगा। इस डिजिट पे मैं खेलूंगा तो इस डिजिट को छोटा कितना किया जा सकता था? 1 तक ही छोटा किया जा सकता था, क्योंकि 0 ले नहीं सकते वरना 3 अंकों की नहीं बनती। तो इस वजह से मेरे बच्चे मैंने ऐसा लिया। तो 9 और 1 का डिफरेंस कितना हुआ? 8, और यही आपसे सवाल में पूछा है। देखिए मेरे बच्चे, सीसेट 2023 का सवाल है, कह रहा है PQRST। आवश्यक नहीं है कि ये एक क्रम में हो, लेकिन इसमें 3 तो इवन है और 2 ओड है। 3 डिजिट इवन, मतलब 3 नंबर इवन और 2 ओड है। तो मेरे बच्चे बड़ी बात ये है कि 3 नंबर अगर इवन होंगे तो इवन को आप जोड़ लो, भाई ऐसे है 3 नंबर है और 2 ओड, तो इवन में कोई भी रिलेशन बना लो, इनमें जोड़ लो माइनस कर लो कुछ भी कर लो, रिजल्ट हमेशा ही इवन आएगा। और जो 2 ओड होंगे ना उनमें आपस में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, इनमें भी रिजल्ट इवन आएगा। तो इवन में इवन जोड़ो या घटाओ, रिजल्ट हमेशा ही इवन आएगा। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि PQRS माइनस SOT ये हमेशा ही एक इवन नंबर बनेगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर में इवन कितनी भी बार जोड़ोगे इवन रहेगा, और ओड में ओड जोड़ो या घटाओ इवन ही रहेगा। तो रिजल्ट हमेशा इवन। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे आ रहे मेरे बच्चे, तो पूछ रहा है कि इज डेफिनेटली ओड, क्या ये हमेशा ओड होगा? देखिए जब भी ये शब्द आए ना डेफिनेटली, तो इसका मतलब यहीं पे गुंजाइश है निकालने की, और हम किसी एक ही केस को लेके प्रूव कर देंगे कि नहीं हो सकता, तो बस वही हमारा आंसर निकलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं करता क्या हूं, मैं एक बात ये समझ लेता हूं कि मुझे डेफिनेटली ओड नहीं, यानी मुझे कुछ भी करके कोई एक ऐसा केस बनाना है जिससे ये इवन बन जाए। तो इवन बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं P को ओड ले ले रहा हूं और R को ओड ले ले रहा हूं। आपने कहा ठीक है, मैंने P और R दोनों को ओड ले लिया। अगर मैंने P और R दोनों को ओड ले लिया तो ये क्या बन गया? इवन। और ये भी क्या बन गया मेरे बच्चे? इवन। और ये तो सारे इवन थे ही, तो इवन में इवन जोड़ो घटाओ तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? इवन। तो ये कहना गलत है कि हमेशा ही ओड होगा, ऐसा नहीं है, इवन भी हो सकता है। तो मेरे बच्चे पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। मेरे बच्चे, सीसेट 2023 का सवाल है, कह रहा है P प्राइम नंबर और C कंपोजिट नंबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर P प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, और कंपोजिट नंबर होते हैं मेरे बच्चे 4 6 8 9 10 12 14 15 एंड सो ऑन। और ध्यान रखना, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। अब ध्यान से मेरी बात समझना। कह रहा है कि क्या ये इवन हो सकता है? कैन का मतलब हमें बस कोई एक केस लाना है। तो इवन लाना है तो मुझे कुछ भी करके काम करना होगा कि ऊपर वाले का जोड़ कोशिश करता हूं कि इवन बना दो। तो 2 में क्या जोड़ो कि इवन बन जाए? तो 2 और 4 6, बिल्कुल। और 2 में 4 गया 2, 2 से काटूंगा तो ओड आ जाएगा। तो मुझे करना ही है कि ऊपर वाला मल्टीपल भी ऐसा हो जो इवन का बने। तो मैं 2 और 6 लेके देखता हूं। 2 और 6 मेरे बच्चे 8, और 2 में से 6 गया माइनस, 4 से काटेंगे 2, तो ये तो इवन बन गया। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि ये इवन हो सकता है। अब आते हैं मेरे बच्चे सेकंड स्टेटमेंट पे।
सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि 2p प्लस सी कैन बी ओड, कि क्या ओड हो सकता है। तो मेरे बच्चे ओड होने के लिए पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि वो नंबर 2 से भाग नहीं जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि इस नंबर को 2 से भाग दे देता हूं। भाई प्राइम नंबर जो भी होगा वो 2 से गुना कर रहे हैं तो हर हाल में इवन आएगा, बिल्कुल ठीक है। और कंपोजिट कोई भी ओड नंबर अगर मैं जोड़ दूंगा इवन में ओड तो रिजल्ट आएगा ओड। तो इवन नंबर कोई भी ले लो, मतलब प्राइम नंबर कोई भी ले लो, 2 से गुना होगा तो इवन बनेगा। और कंपोजिट में ओड नंबर ले लो, नो। अगर मैं नो ले लूंगा तो ये मेरे बच्चे ओड बना देगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। अब आते हैं अगले में कि पीसी कैन बी ओड, क्या इनका प्रोडक्ट ओड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे 3 गुना 9 करेंगे तो क्या आएगा? 27। तो ये बात भी ठीक है। देखिए डेफिनेटली और कैन में फर्क होता है। तो मेरे बच्चे तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। मेरे बच्चे मुझे लगता है सीसैट 2023 में सबसे बढ़िया सवाल यही है, कैलकुलेशन पे बेस्ड है। सवाल में कह रहा है एक नंबर है 37DD और ये नंबर ऐसा है जो किसी 3 अंकों की संख्या को डी से मल्टीप्लाई करने पर बनता है और जो सारे डिजिट है एबीसीडी ये सारे के सारे अलग अलग है और शून्य कोई भी नहीं है। तो कह रहा है एबीसी का जोड़ निकाल के बताइए। तो मेरे बच्चे ये बताना 3 अंकों की बड़ी से बड़ी कोई संख्या क्या हो सकती है? 999 हो सकती है। कहता है इसे किसी नंबर से गुना करके 3700 के आसपास रिजल्ट आना चाहिए। तो डी की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं। क्यों? क्योंकि 9 को 3 से 1000 को 3 से भी गुना करेंगे तो 3000 आएगा। यानी डी की वैल्यू हर हाल में आपको जो लेनी होगी ना वो 4 से शुरू करनी होगी। 4 5 6 7 8 9 यहां तक ले सकते हैं। और ये 3 अंकों की संख्या आंसर आना चाहिए आपका। बिल्कुल ठीक है। ढूंढने की बात यह कि तीनों अंक अलग अलग होने, तीनों नहीं चारों अंक अलग अलग होने चाहिए। तो अगर मैं डी की वैल्यू 4 ले लेता हूं मेरे बच्चे तो ये नंबर बनेगा 3744। अब 4 से गुना करेंगे तो 4 से भाग भी तो दे सकते हैं। तो 4 से भाग देंगे, 4 नीम 36, 4 3 12, 4 6 24, 936 आया। यानी एबीसी की वैल्यू अगर मैं 936 ले लूं और डी की वैल्यू 4 ले लूं तो गुना करने पे 3744 आ रहा है, जो कि मेरी कंडीशन में। और मजे की बात क्या है कि सारे के सारे अलग अलग हैं। तो बस यही पूछा था, जोड़ देते तो 9 3 12 और 6 18, डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। कुछ सोचना ही नहीं सवाल में, बहुत लेंदी। और मेरे बच्चे अगर आप इसे डिटेल करना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनना। एबीसी को डी से गुना किया तो ये नंबर आया। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां डीडी है, यहां डीडी है। इसे जब आप डी से भाग दोगे तो एक्चुअल में आपको भाग किसे देना है? भाई 37DD को आप लिख सकते हैं 3700 प्लस DD। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 617, 617 को हम लिख सकते हैं ना 600 जमा 17। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब मेरे बच्चे जो डी है ये तो तय है कि डी इसे तो भाग दे ही देगा, डी इसको भी भाग देना चाहिए। यानी डी एक ऐसा नंबर होगा जो 3700 को भाग दे। तो 3700 किस किस से भाग जा रहा है? तो आप कहेंगे 37 गुना 100 से। और 100 किस किस से भाग जाता है सर? 1 से जाता है, 2 से जाता है, 4 से जाता है, 5 से जाता है, 25 से जाता है। इन्हीं नंबरों से जाएगा मेरे बच्चे, और किसी से तो जाएगा नहीं। अब डी की वैल्यू 25 तो हो नहीं सकती क्योंकि डी तो एक डिजिट है। और डी की वैल्यू पीछे बताई 1 और 2 भी नहीं हो सकती। यानी डी की वैल्यू जब डिटेल पढ़ोगे तो पता चलेगी कि डी की वैल्यू डिटेल में केवल 4 और 5 हो सकती है। तो एक बार 4 रख दो, एक बार 5 रख दो, चेक करो, खत्म कहानी, आंसर। ये है मेरे बच्चे इसका डिटेल तरीका। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल 2023 सीसेट का और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है जिसको इसके बेसिक नहीं आते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ XYZ करके 6 डिजिट का एक नंबर बना हुआ। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। जब भी मेरे बच्चे आप किसी दो नंबर को, किसी दो अंकों की संख्या को 101 से गुना करेंगे ना तो परिणाम हमेशा ही XY आएगा। यानी 2 डिजिट के नंबर को जब 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 डिजिट का बन जाता है। अगर 3 डिजिट के नंबर को मेरे बच्चे आप 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये XYZ की फॉर्मेट में आ जाता है। अब मोटी बात समझने की क्या है? मोटी बात समझने की ये कि सर जब भी आपको ऐसा नंबर दिखाई दे जिसमें 3 डिजिट रिपीट हो रखी हो तो समझ लेना ये नंबर हर हाल में 1001 से भाग जाएगा। 1001 से डिवाइड होने के 3 टुकड़े हैं, 7, 11 और 13। ये 3 टुकड़े हैं, यानी 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर में 2 डिजिट का कोई नंबर है और वो रिपीट होके बना हुआ है तो ये नंबर हमेशा ही 101 से डिवाइड होगा। और 101 मेरे बच्चे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 3 डिजिट का, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऐसी एक चीज और भी ध्यान देना कि अगर हम किसी 2 डिजिट के नंबर को 10101 से गुना करते हैं ना
तो ये एक्स वाई टाइप का नंबर बन जाता है। तो इस बात को भी मेरे बच्चे ध्यान रखना हमेशा। और ये नंबर, इसके बहुत सारे याद कर नहीं कराऊंगा, आपको पता ही है ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो जो ऑप्शन में उसको इससे भाग देके देखना। 1001 बहुत जरूरी नंबर है। एक नंबर और भी याद रखा करिए, 111। ये इसके दो टुकड़े होते हैं, 3 गुना 37, डिविजिबिलिटी में बहुत काम आना है। अब इस सवाल पे ध्यान देंगे तो एक्स वाई जेड हमेशा किससे डिवाइड होगा? 7, 11 एंड 13 से, यानी ऑप्शन डी। मेरे बच्चे नंबर ऑफ फैक्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है कि 7x प्लस 96 एक ऐसा नंबर है जो x से डिवाइड हो रहा है। तो कह रहा है x के कितने मान संभव हो सकते हैं, यानी x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है जिससे डिवाइड हो जाए। तो देखो यार, x से 7x तो डिवाइड हो जाएगा, यानी अल्टीमेट गेम ये कि 96 डिवाइड होना चाहिए। तो 96 के फैक्टर कर लो, तो 96 को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 32 इंटू 3 लिख सकते हैं, 32 गुना 3 लिख सकते हैं। अगर समझ नहीं आ रहा तो ऐसे भाग दे दे के लिखो मेरे बच्चे। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं मेरे बच्चे, तो 32 को हम लिखते हैं 2 की पावर 5 और 3 को लिखते हैं 3 रेज टू पावर 1। तो जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड करते हैं, 5 में 1 किया, ऐड 6, 1 में 1 2, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। इसका मतलब 96 के 12 फैक्टर बनेंगे, मतलब x की मेरे प्यारे बच्चों 12 वैल्यूज पॉसिबल है। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लगा, समझा दो मेरे बच्चे। जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट आपको n1 इंटू n2 का प्रोडक्ट अगर आपको मैक्सिमम दे रखा हो, ना मैक्सिमम निकालना हो, और इन नंबर के जोड़ के बारे में आपकी चर्चाएं दे रखी हो, इनका जोड़ दे रखा हो और इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम लेना हो, तो मेरे बच्चे हमेशा ही ध्यान रखना, इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी आएगा जब ये दोनों नंबर आपस में इक्वल होंगे। यानी जितना इक्वल होंगे उतना रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। जैसे मान लीजिए मैं दो नंबर ले लेता हूं और दो नंबर का जोड़ 10 है, एक ए है और एक बी है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बताओ यार, ए और बी का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? तो आप कहेंगे देखो सर, हम ए को 1 ले लेते हैं, बी को 9 ले लेते हैं, ए को 2 ले लेते हैं, बी को 8, इसे 3, इसे मेरे बच्चे 7, इसे 4, इसे 6, इसे 5, तो इसे भी 5। अब इनका प्रोडक्ट करोगे, 9 एकम 9, 8 दूनी 16, 7 3 जा 21, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट आएगा ना, वो तभी आएगा जब ये दोनों नंबर आपस में बराबर रहेंगे, है ना। तो हमें, और जब आएगा तो हमेशा ही जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो पहली बात तो हमें यहां ये समझनी थी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो बड़े से बड़ा आना चाहिए, तो हर हाल में परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक ही है, ये मेरा आंसर हो गया। अगर मुझे डिटेल में सोल्व करना है तो मुझे पता है कि भाई P प्लस क्यू चाहिए, R प्लस S चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू लानी है इनकी। तो भाई P Q R S को बड़े से बड़ा क्या नंबर ले सकते हैं? तो आप कह सकते हैं सर, हम R और S है ना, और P और Q है, और मुझे बराबर लेना है, तो एक सबसे बड़ा नंबर ले लेता हूं मैं 9। फिर एक नंबर लेना होगा भाई 9, 8, 7, 6। अब मुझे जोड़ बराबर रखना है, तो 9 और 6 15, 8 और 7 15। तो मेरे बच्चे P के साथ Q है ना, तो इसे मैं 6 ले लेता हूं, ताकि 9 और 6 15 हो जाए, ये 8 और 7। क्योंकि इससे बड़े तो नंबर ले ही नहीं सकते, क्योंकि भिन्न भिन्न संख्या है P Q R S। तो 9, 8, 7, 6 से बड़े तो नंबर होंगे ही नहीं। अब मेरे बच्चे यहां रखो भी, तो 9 और 6 15 और 8 और 7 15, 15 15 225 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि 9 को 99 बार लिखा जाता है, तो इस नंबर को अब 13 से डिवाइड किया जाएगा, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। एक कॉन्सेप्ट सीखिए, जब भी किसी डिजिट को लगातार 6 बार रिपीट किया जा रहा है मेरे बच्चे, तो ऐसा नंबर है ना, हमेशा ही 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से, 111 से, 1001 से, इनसे हमेशा ही डिवाइड होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई नंबर 6 बार रिपीट करने पर किसी डिजिट से बना हुआ है। तो यहां देखोगे तो 9 को कितनी बार रिपीट किया गया? 99 बार, और हम हर 6 बार रिपीट करने पे वो एग्जैक्ट डिवाइड होगा 13 से, तो 6 से भाग देंगे तो 96 तक एग्जैक्ट चला जाएगा। यानी 96 तक तो मेरे बच्चे 6 केस बहुत पेयर बन चुके होंगे, 16 पेयर बन चुके होंगे। आखिरी में 3 बार बचा रहेगा, यानी 999, ये 3 बार बच जाएगा। इसको मेरे प्यारे बच्चों 13 से डिवाइड करना है। तो 13 7 91, बचा मेरे बच्चे कितना? 8, 13 6 78, तो रिमाइंडर आया मेरे बच्चे 11, तो रिमाइंडर आया 11। मेरे बच्चे सवाल में ये कह रहा है कि 9 अंकों की एक संख्या है और हर डिजिट जो है वो 1111 है। कहता है इसी नंबर को इसी से मल्टीप्लाई किया है, यानी n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे बच्चे इसका मतलब क्या हुआ? n स्क्वायर बन जाएगा, और नंबर ऐसा जिसका हर डिजिट एक 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 है, और कितने डिजिट है? 9।
तो कहता है इसका जब स्क्वायर करेंगे यानी उसी को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंकों का योग क्या आएगा। एक कॉन्सेप्ट सीखना मेरे बच्चे, एक का वर्ग एक, इसके अंकों का जोड़ भी एक का वर्ग हुआ, 11 का वर्ग 121, 2 का वर्ग 4, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 1 2 3 और 1 4 आया। 111 का वर्ग होता है ये, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 6 और 2 8 और 1 9, 3 का वर्ग। 1111 का वर्ग हुआ ये, इसके अंकों को जोड़ेंगे ना तो मेरे बच्चे जितने एक थे ना उसका स्क्वायर ही नंबर ऑफ डिजिट का सम आता है। तो ऐसे ही अपने वाले सवाल में जो नंबर है उसमें 1 1 1 कितनी बार इस्तेमाल हो रखा है मेरे बच्चे, 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स इस्तेमाल हो रखा है, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे यानी इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट बनेगा उसके डिजिट का सम 9 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 81। इसके अंकों का योग 81 होगा। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि 10 से लेके 100 तक 10 to 100 तक के जो नंबर लिखे जा रहे हैं उनमें जो इंटीजर्स यूज हो रहे हैं उनका जोड़ बताइए कितना होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, मान लीजिए 10 से लेके 19 तक में जो डिजिट यूज हो रहे हैं इनका जोड़ पूछूं तो क्या होगा। तो मेरे बच्चे 0 से लेके 9 तक के डिजिट का सम करेंगे तो ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होगा, फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो मेरे बच्चे 9, 9 में एक जोड़ा 10, 10/2 करेंगे तो 2 5 10 यानी 45 आएगा। यानी ये वाला जो सम है ना ये तो हमेशा ही 45 रहेगा। अब मेरे बच्चे ये एक कितनी बार यूज हो रहा है तो आप कहेंगे 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स ये हो गया यानी 10 जोड़ ये हो गया 45 ये, तो मेरे बच्चे इसका जोड़ आएगा 55। इसका जोड़ जब निकालने जाएंगे तो इनका जोड़ तो रहेगा वही 45 है ना, इनका जोड़ 45, लेकिन जब इसको जोड़ोगे ना मेरे बच्चे तो 10 टाइम्स 2 को जोड़ोगे तो 20 जोड़ आ जाएगा, तो 20 में 45 जोड़ा 65 यानी अगला टर्म आई 65। ऐसे ही मेरे बच्चे आगे जब बढ़ते चले जाओगे तो लास्ट वाले में क्या होगा कि इनका जोड़ तो रहेगा 45, लेकिन ये आप जानते हैं 9 कितनी बार जोड़ना है, 10 बार, तो 10 नहीं 90, 90 जोड़ेंगे तो आएगा 135। ये मेरे प्यारे बच्चों एक जीपी बन गई और सम ऑफ जीपी निकालना आसान है। फार्मूला होता है जितनी टर्म, टर्म कितनी मेरे प्यारे बच्चों 9 टर्म्स है अपॉन 2, फर्स्ट टर्म कितनी है जी 55, लास्ट टर्म क्या है जी 135, इन्हें जोड़ देंगे और सोल्व करेंगे। देखो यार 9/2 इन्हें जोड़ेंगे तो ये आएगा 190, 2 से भाग देंगे, 9 5 45, 9 9 81 और 4 85, तो आंसर आया 855। यानी सारे डिजिट्स का जोड़ 855 होगा 10 से लेकर 99 तक। अब एक 100 बचा तो इसमें एक डिजिट और है 1, तो इसका जोड़ होगा 1 ऐड करेंगे तो 856, यानी राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे 856। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 1186 को ऐसे कितने नंबर से डिवाइड किया जा सकता है कि रिमाइंडर 31 आए। तो सबसे पहला काम तो ये कि इसमें से 31 हटा दो, तो जैसे ही 31 हटाओगे तो नंबर बचेगा 1155। अब हमें ये देखना है कि 1155 को कौन कौन नंबर भाग दे देगा, तो इसके फैक्टर निकालेंगे। पहले 5 से डिवाइड करते हैं, तो बच्चे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 231, 3 से भाग देंगे 77 आएगा, 77 को लिखेंगे 7 इंटू 11, तो ये आया मेरे बच्चे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, पावर 1 1 है। और आप जानते हैं नंबर ऑफ फैक्टर का तरीका है जो पावर उसमें एक एक जोड़ते रहो, तो एक में एक जोड़ा 2 2 2 2, गुना करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो आएंगे ना मेरे बच्चे वो आया 16। लेकिन अब मुझे वो फैक्टर लेने जो 31 से छोटे हैं, क्योंकि वो तो शामिल ही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सर 31 से छोटे नंबर से अगर किसी नंबर को भाग दोगे तो 31 कभी भी रिमाइंडर नहीं आएगा 31। तो कौन कौन से हो सकते हैं छोटे? एक तो 1 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, एक 7 हो सकता है, एक 11 हो सकता है। इनका प्रोडक्ट भी किसी का क्या 31 से छोटा हो सकता है? हाँ, 5 3 जा 15, ये तो बड़े हो जाएंगे, 3 7 जा 21, इससे अलावा तो कोई नहीं है। नहीं सर, 11 3 जा 33, वो बड़ा हो जाएगा तो वो चलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टर मेरे बच्चे मुझे इसमें से हटाने होंगे, तो 16 में 7 क्या 9, तो टोटल कुल मिला के 9 फैक्टर ऐसे हैं जिन्हें 9 नंबर ऐसे जो 1186 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 31 आएगा। देखिए यार मेरे बच्चे इस सवाल में ये कह रहा है कि 3 संख्याएं, एक है पीपी, एक है क्यूक्यू और एक है आरआर, यानी डिजिट रिपीट करके नंबर बने हुए हैं, 2 अंकों की संख्याएं हैं। और सबसे बड़ी और मजेदार बात यह है कि पी क्यू आर सीक्वेंस में, यानी आर सबसे बड़ा है मेरे बच्चे, फिर क्यू है और फिर मेरे बच्चे पी है, तो आर सबसे बड़ा है। तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई पीपी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर इन सबका जोड़ टीटी 0 है, यानी पीपी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर इन सबका जोड़ जो है
वो टी शून्य। आपने कहा जी मामला तो सेट है। अब कहानी ये है मेरे बच्चे कि उसने दो तीन चीजें कही हैं क्या जिनमें अंतिम अंक शून्य, तो निम्नलिखित में से कौन सा है? मान लीजिए पी पी क्यू 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 और आर आर दो अंक की संख्या है। देखो पी क्यू आर में कोई भी जीरो नहीं हो सकता, पहली चीज। क्यों? क्योंकि अगर जीरो हो गया तो ये संख्या ही नहीं बनेगी, खत्म कहानी। तो यानी जीरो से तो बड़ी है। तो मेरे प्यारे बच्चों इन अंकों को जोड़ेंगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर का जोड़ क्या हो सकता है? भाई ये बताना मुझे एक बात कि पी सबसे बड़ा क्या है? आर। पी क्यू आर। तो P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या हो सकती है? तो आप कहेंगे जीरो लाना है तो 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 हो सकती है। लेकिन बात तो सही है। समझने की बात यह कि P Q और R डिजिट है, अंक है, और अधिकतम अंक 9 9 9 ही हो सकते हैं। तो 9 9 18 9 30 27, यानी अधिकतम जोड़ 27 आ सकता है। तो किसी भी हालत में तो इनका जोड़ 30 तो आएगा नहीं। अगर आखिर में मुझे जीरो लानी है तो या तो इनका जोड़ 10 होगा या 20 होगा। और मेरे बच्चे अगर इनका जोड़ 10 होगा तो ये जीरो है, इनका भी 10 होगा तो ये 110 आएगा। अगर 20 लूंगा तो ये 220 आएगा। बस इतनी सी कहानी है ना? अगर पूछा होता टी का मान तो बड़ा आसान था हमारे लिए। लेकिन सवाल ने ये पूछा कि भाई ये बताओ द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी इज 5, कि पी के लिए 5 पॉसिबल वैल्यूज है, यानी पी की वैल्यू रखने के लिए 5 पॉसिबल वैल्यू। देखो यार पहले मैं 10 को ही ट्राई कर रहा हूं। एक बात मुझे समझाना कि पी जो है वो सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर जीरो तो ले नहीं सकते, एक ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर एक लेना है तो जोड़ कितना बचा? 9 लेना होगा। 9 में मैं इसे 2 ले लेता हूं, इसे 7 ले लेता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे आर बड़ा रखना है। ये 1 ले रहा हूं तो ये 3 ले सकता हूं, ये मेरे बच्चे 6 लेना होगा। ये 1 है, ये 4 ले लेता हूं तो ये 5 लेना होगा। 4 और 5 9। मैं 1 ले लूं, इसे 5 ले लूं, इसे 4, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आर बड़ा होना चाहिए, तो 4 बड़ा होना था 5 से, वो है नहीं। तो यानी अगर मेरे बच्चे में पी की वैल्यू 1 लेता हूं तो ये 3 केस पॉसिबल हुए। लेकिन आप मुझे ये भी तो कहेंगे कि सर पी की वैल्यू जरूर थोड़ी है एक ली जाए, दो भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। अगर 2 ले लेंगे तो इनका जोड़ कितना है? 8। अगर 8 है तो इसे 3 ले सकते हैं, इसे 5। हाँ जी सर, क्योंकि 2 है तो इससे बड़ा तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल। एक तरीका ये कि 2 है तो ये 4 ले लो, ये 4। लेकिन सर इसमें दिक्कत ये है कि आर बड़ा होना चाहिए क्यू से, तो ये मामला गलत हो गया। तो मेरे बच्चे अगर मुझे जोड़ 10 बैठाना है ना तो तरीके यही बनेंगे। लेकिन अगर मेरे बच्चे मुझे जोड़ 20 बनाना है, मुझे जोड़ 20 बनाना हो तो क्या बनेंगे? तो आप कहेंगे अगर जोड़ 20 बनाना है सर तो आप पी की वैल्यू 1 लेंगे तो ये 9 लेंगे, 9 लेंगे तब भी नहीं बैठेगा। 9 9 18 और 21 नहीं बैठेगा। 2 ले लेंगे तब भी नहीं बैठेगा। यानी अगर जोड़ 20 लाना है तो किसी भी हालत में पी का मान 3 तो रखना ही रखना होगा। अगर 3 लेंगे तो ये कितना आ गया सर? 17। 17 में क्या बना सकते हैं सर? ये 4 ले सकते हैं सर, और 3 4 7, तो ये लेना पड़ेगा मुझे, मतलब कितना? 13। ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये अंक है ना, ये अंक है, अंक 9 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब मेरे को आर की मैक्सिमम वैल्यू 9 पता है, इससे बड़ी नहीं जा सकती। तो 9 और 3 12, तो ये क्या लेना होगा? 8। तभी सेटिंग बैठेगी। भाई 3 और 8 11 और 9 20 बैठेगा। बिल्कुल ठीक है। अगर सर मैं यहां 7 ले लूंगा तो यहां मुझे 10 लेना होगा, जो संभव ही नहीं है। तो अगर मैं 3 लेता हूं तो यही वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब मेरे बच्चे अब मुझे जाना पड़ेगा 4 पे। तो अगर पी की वैल्यू में 4 लेता हूं तो जोड़ 20 लाने के लिए इनका जोड़ 16 होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर 16 होना चाहिए तो मैं इसे 5 ले लेता हूं, तो 4 और 5 9, ये 11। 11 तो संभव ही नहीं क्योंकि डिजिट है। तो पता चला सर मैक्सिमम ये 9 ही लिया जा सकता है। अगर 9 है, 9 और 4 13, तो ये कितना लेना होगा? 7। ये 4 7 4 11 और 9 20 है। या हम ये कर सकते हैं, यहां तक कि मेरी बात समझ में आई? अगर मैं ये कहूं कि भाई 4 के बाद 8 लिख लें, तो सर दिक्कत ये है कि 4 और 8 12, तो ये 8 लेना होगा, जबकि ये बराबर हो जाएगा। ये संभव नहीं है। अब 4 के बाद हम लिख सकते हैं मेरे बच्चे 5। अगर 5 है तो 20 है, तो ये 9 ले लेते हैं मेरे बच्चे, तो 9 और 5 14, तो ये आएगा 6। ये 5 है तो ये 7 ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा? 8। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है पी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो पी की वैल्यू 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों पी की 5 ही वैल्यू पॉसिबल है, यानी पहली स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली करेक्ट है।
अब कह रहा है भाई कि क्यू की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो देखो यार, क्यू की वैल्यू 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं और 8 ले सकते हैं, क्योंकि यही वैल्यू पॉसिबल है। तो 3 और 3 6, तो क्यू की 6 वैल्यू पॉसिबल, और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ, यानी दोनों की दोनों स्टेटमेंट मेरे बच्चे करेक्ट है। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि 1 2 3 और 4 से इन अंकों में से किसी अंक को बिना दोहराए बनी उन सभी 4 अंकों की संख्याओं का योग जो 2000 से कम है, योगफल क्या होगा। कहता है 4 अंकों की संख्या बनानी है, 2000 से कम होनी चाहिए और अंकों का यूज होना चाहिए 1 2 3 4। तो ये 4 अंकों की संख्या हुई 1 2 3 4। मैं गलती से भी इस डिजिट पे 2 नहीं ले सकता, 3 नहीं ले सकता, 4 नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि संख्या 2000 से बड़ी होती जाएगी। तो यानी ये डिजिट तो मेरे बच्चे मेरे लिए फिक्स हो गया कि ये तो मुझे एक ही लेना पड़ेगा हर बार, चाहे जितने मर्जी नंबर बने। अब मैं यहां 2 ले सकता हूं, या 3 ले सकता हूं, या 4 ले सकता हूं, यहां 2 ले सकता हूं, या 4 ले सकता हूं, या 3 ले सकता हूं। हाँ है ना? यहां मेरे बच्चे 3 ले सकता हूं, या 4 ले सकता हूं, या 2 ले सकता हूं, यानी उसी चीज को घुमाना है। यहां 1 ले लेता हूं, यहां मेरे बच्चे 3 ले लेता हूं, यहां 2 ले लेते हैं, या 4 ले लेते हैं। यहां 1, यहां 4, यहां 2, ये 3, 1 ये 4 ये 3 ये 2। बस यही तरीके पॉसिबल है, कोई और है? मतलब कैसे कैसे कर रहे हैं हम इस चीज को? तो सिंपल तरीका है, एक तो फिक्स हो गया, 2 3 4 लिख दिया जी, फिर 2 को फिक्स कर दिया, 3 और 4 आपस में घुमा, फिर 3 को फिक्स कर दिया, 4 और 2 आपस में घुमा दिए, फिर 4 को फिक्स कर दिया, 2 और 3 आपस में घुमा दिए। अब कह रहा है जी इनका जोड़ करो। तो देखो यार, 4 3 7 2 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18 का 88 लेके सब में ही 8 दे दिया। अब 1 और 3 4, 4 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 98 ऐसे ले। अब देखो 98 कहीं है तो केवल एक ही ऑप्शन में, दैट इज इन ऑप्शन ए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप 4 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा ही 4 आएगा। चाहे मैं 4 की पावर 1 करूं, या 4 की पावर 2 करूं, या 4 की पावर 3 करूं, यानी ध्यान ये रखना कि 4 की किसी भी पावर पे, चाहे वो जो मर्जी पावर हो मेरे बच्चे, हमेशा ही 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आता है। आपने कहा ठीक है। दूसरा, इसी नियम को एक और रूप से समझ सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी 2 रेज टू पावर 2n। भाई 4 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2, इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो भी मेरे बच्चे रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। यानी मैं कहना आपको यह चाह रहा हूं मेरे भाई कि 2 की पावर अगर इवन है, अगर 2 की इवन पावर है, तो हमेशा ही ये नंबर 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 बचाएगा, या 4 की जो मर्जी पावर हो 6 से भाग देंगे रिमाइंडर 4। यहां यही बात कह रहा है कि भाई 2 की पावर 192 को 6 से भाग देना है, तो मेरे बच्चे 2 की पावर है, ये इवन पावर है, 6 से भाग देंगे, हर हाल में रिमाइंडर क्या आएगा? 4। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। सवाल आपसे ऐसे पूछेगा 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10, और कहेगा इसे 6 से भाग दें, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो आंसर होगा 4। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल में ये कह रहा है ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई किया है, ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी ई एफ, डी ई एफ आ रहा है। ठीक है जी। अब अगली लाइन में कह रहा है कि डी ई एफ को जब हम जोड़ते हैं जी एच आई से मेरे प्यारे बच्चों, तो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो 975 आ रहा है। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई ई और एफ का मान 0 और 8 है। भाई डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट होता है। और सवाल ने कहा कि भाई सारे के सारे डिस्टिंक्ट डिजिट है, अलग अलग डिजिट है। ई का मान 0 है तो यानी ये वैल्यू ई हो गई, और एफ का मान 8 है तो मतलब मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू 8 हो गई। अब जहां पे एफ था और ई था वहां मैं 0 8 लिख देता हूं। ठीक है जी, ये भी 0 8 आ गया, तो एटलीस्ट ये वाली वैल्यू सोल्व हुई कि ये 0 8 है, और ये भी मेरे बच्चे 0 8 है। बिल्कुल ठीक है। अब लड़ाई आगे लड़ते हैं। देन व्हाट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए छोटी छोटी बेसिक बातें आपको सीखनी होगी। आप यहां से एक बात छोटी सी दिमाग लगा के सोचना कि 8 में कुछ जोड़ के 5 तो आएगा नहीं, तो यानी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, यानी 8 में क्या जोड़ना होगा? 7। बिल्कुल ठीक है, तो 8 और 7 15।
मतलब 7 के लिए वैल्यू आपने डिफाइन कर दी आई है, 7 के लिए वैल्यू क्या डिफाइन कर दी आई। अब आई और तो कहीं है नहीं, ठीक है जी। हमने यहां पे मेरे बच्चे इसकी जगह 7 रख दिया, ठीक है जी। तो 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, बिल्कुल ठीक है। अब h की वैल्यू क्या लूं कि 1 में जोड़ के 7 आ जाए, तो नेचुरल है h की वैल्यू काट के 6 ही लेनी होगी, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी मेरे बच्चे कट के डिफाइन हो गई, h की वैल्यू 6 आ गई, बिल्कुल ठीक है। अब तो 8 और 7 15, 6 और 1 7 सेट हो गया। अब d प्लस जी का जो जोड़ आना चाहिए मेरे बच्चे को क्या आना चाहिए 9। अब आप सोच के देखिए कि हमारे पास डिजिट ऑप्शन बचे क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 5 और 9। तो इनमें से किन का जोड़ 9 हो सकता है मेरे बच्चे, 2 का जोड़। भाई 9 के साथ तो किसी की सेटिंग बनेगी नहीं, 2 के साथ भी नहीं, 3 के साथ, तो किन 2 का, देखिए ये तो यूज हो चुके हैं, जो बचे हुए उनमें किन 2 का जोड़ 9 हो सकता है। तो आप कहेंगे 4 और 5 का। मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि डी और जी या तो 4 और 5 होंगे या फिर 5 और 4 होंगे। ये तय है कि डी और जी फिक्स हो गए हैं, डी और जी मेरे बच्चे फिक्स हो गए। वे कौन से वो नहीं पता, लेकिन 4 और 5 में सेट है। अब मेरे बच्चे अगर मैं डी का मान 5 ले लेता हूं, तो 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कभी भी जीवन में 8 नहीं ला पाओगे। 5 को किसी से भी गुना करके यूनिट डिजिट 8 नहीं बनेगा। तो ये तय रहा कि सर डी का मान 4 होगा, 5 नहीं। और अगर डी का मान 4 है तो फिर जी का मान फिक्स हो गया 5। यानी डी का मान मेरे प्यारे बच्चों अगर 4 फिक्स हो गया है, डी का मान मेरे प्यारे बच्चों 4 फिक्स हो गया है, तो जी का जो मान होगा वो 5 होगा। आपने कहा जी ये बात सेटिंग भी ठीक है। अब सर डी का मान आ गया कितना, 4 रखते हैं भाई, डी का मान रखते हैं 4, डी का मान रख देते हैं 4। अब सर 4 आ गया तो बी की वैल्यू तो कोई है नहीं, तो 4 को किससे गुना करें कि 8 आ जाए, 4 को किससे गुना करें 8 आए। तो आपका सवाल का जवाब होगा सर 4 को 2 से गुना करिए, 4 दूनी 8 सेटिंग, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक ही सी से गुना करनी है और आंसर आना चाहिए डी। अच्छा, और डी की वैल्यू कितनी थी 4, तो यहां डी की वैल्यू 4 रख दी। अब हमारे पास डिजिट क्या क्या बचे हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो मेरे बच्चे 1 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, 9 बचा है, ये सारी चीजें हमारे पास बची। लेकिन हमने अभी नोटिस किया कि बी की जगह हमने 2 रखा था, तो 2 को भी मेरे बच्चे हमने बी नाम दे दिया, 2 को भी हमने बी नाम दे दिया। और हमसे पूछा भी a प्लस बी प्लस सी, तो बी का नाम तो 2 आ गया। अब ए और सी के ऊपर चर्चा करनी है। तो मेरे बच्चे अब मेरे पास डिजिट बचा हुआ 1, अगला डिजिट बचा हुआ 3, अगला डिजिट बचा हुआ 9। इनमें से किसी को भी आपस में गुना करने पर, अब यहां समझने वाली बात यह है कि ए और सी की वैल्यू 9 नहीं हो सकती किसी की भी। क्यों? क्योंकि अगर ए और सी में किसी की भी वैल्यू 9 हो गई तो मेरे बच्चे 9 के साथ ये 2 अंकों की संख्या हो गई। तो 90 को या 92 को किसी भी 2 अंकों की संख्या से गुना करोगे तो एटलीस्ट मल्टीप्लीकेशन आएगा 900। ये है 900 से बहुत कम। तो यानी ए और सी में से किसी की भी वैल्यू 9 नहीं हो सकती। तो ए और सी में 1 और 3 हो सकती है, यानी ए और सी में 1 और 3। लेकिन आपसे तो जोड़ पूछा था, इसकी 1 ले लोगे तो ये 3, इसकी 3 ले लोगे तो ये 1, तो 3 2 5 और 1 6। तो मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ आएगा 6। ये मेरे सवाल का राइट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत रहेगा हमारा यूपीएससी सी सेट का बैच। और ये मेरे प्यारे बच्चों 2023 में नंबर सिस्टम में पूछे हुए सारे सवाल मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारे प्रयास में आपको ईमानदारी नजर आती है तो मेरे बच्चे मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि आप इन वीडियो को लाइक शेयर मत करिए ना, चैनल सब्सक्राइब करिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और सिर्फ सी सेट उसके जीवन में बाधा बनी हुई है इसकी सफलता में, तो मेरे बच्चे आप उसको सही राह दिखा दीजिए। अगर आज आप किसी को सही राह दिखाएंगे तो ऊपर वाला भी आपके लिए कोई ना कोई आदमी रखेगा जो आपको सही राह दिखाए, चाहे वो मैं हूं, आपके टीचर हैं, आपके माँ बाप हैं, समाज है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार।